नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आईसीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी जामुन का पेड़ पढ़ने जा रही हूँ, जिसके लेखक है कृष्णचंद्र। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको हमारी वेबसाइट kathamantan.com से प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लेखक का परिचय दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। लेखक कृष्णचंद्र जी आम जनता में बोली और समझी जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका जन्म पंजाब के वजीराबाद गांव के जिला गुजरांवाला में सन 1914 में हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी की विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसमें कृष्णचंद्र का नाम अग्रणी है। इनकी कुछ कहानियां नज़ारे, जिंदगी का मोड़, शिकस्त, सड़क वापस जाती है आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सजीव और मुहावरेदार है। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं पर भी तीखा व्यंग किया है, जिसमें से जामुन का पेड़ एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट लॉन के में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटे में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं तो फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन बहुत खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क तो लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अरे हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। चपरासी ने पूछा। अरे मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कर्राते हुए कहा। अरे अरे, यह जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत मोटा और वजनी है। अरे क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो भी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगा कर दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। ठीक कहता है माली, बहुत से क्लर्क एक साथ बोले। चलो, हम लोग तैयार हैं। एक साथ सब बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से और जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से। इस तरह फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने तो समस्या का खुद ही समझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि उतने में ही सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को हटा नहीं सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन ही कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग को यह मंजूर नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार वृक्ष था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, उसने माली को खाने की इजाज़त दे दी।
माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा अगर यहाँ कोई वारिस है या उसका अता पता है तो बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से दबाव आया। बड़ा ही कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी जामुन, जिसके फल जनता कितने चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो आदमी को काट कर निकाल लेते हैं। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। हाँ, यह भी ठीक है, क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लेते हैं और फिर प्लास्टिक सर्जरी के सहारे इसको फिर जोड़ देंगे। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, दूसरे ही दिन अपने विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिए गए। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर नाड़ी की गति को परखा, खून का दबाव देखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुनकर माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और बोला, क्या तुम शायर हो? दबे आदमी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह हवा फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। पूरी इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क तो उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर भी करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर से, बल्कि इसका सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। और कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट के पास पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? जी हाँ, दबा हुआ आदमी ने धीरे से जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? जी हाँ, मैं वही हूँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हुई हमसे। इतना बड़ा कवि अंधेरे में गुमनामी में दबा पड़ा है। जी गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन फिर भागा भागा कवि के पास आया वही सेक्रेटरी और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। यह लो चुनाव पत्र। अरे मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, अब तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है।
उसकी आंखों से ही देखकर मालूम चल रहा था कि उसमें घोर पीड़ा और दुख में है। यह तो हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त कर दो तो हम वह भी कर सकते हैं। किंतु मैं तो अभी जीवित हूँ, मुझे जिंदा तो रखो, कवि रुक रुक कर बोला। यही तो मुसीबत है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला। हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट में लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया की सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर तो 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है जी, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? तो कवि को मर जाना चाहिए। निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस सारी घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। तो यह था जामुन का पेड़, लेखक कृष्णचंद्र।